हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इस टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझना है कि इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम तो हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और ऑक्सीजन का इनटेक, यही रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। और एक इसका काम है आगे जाके ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को करना, जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिल सके फाइनली फूड से। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम हो गया। लेकिन इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, सबसे पहले हम लोग को उनके बारे में समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूरा फ्लो चार्ट टाइप बनाऊंगा, फ्लो डायग्राम बनाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये होता है इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं नॉस्ट्रल्स से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नॉस्ट्रल्स। आप बाहर से भी देखेंगे फिजिकली तो ह्यूमंस के अंदर, हम लोगों के अंदर दो नॉस्ट्रल्स होते हैं नोज में। तो नॉस्ट्रल से स्टार्टिंग होती है इसकी, फिर ये नॉस्ट्रल आगे जाएगा नेजल पैसेज में। तो इधर हम लोग लिख देते हैं नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज मतलब जो नोज़ का एक पूरा पाथ होता है उसको कहते हैं नेजल पैसेज, ठीक है। उसके बाद ये नेजल कैविटी, एक कैविटी आती है, खाली स्पेस आता है नोज़ का, उसको कहते हैं हम लोग नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में जाएगा। देखो हम इन सब का एक एक यूज़ भी समझेंगे कि इनका यूज़ क्या क्या है। तो ये नेजल पैसेज हमारे पास जो आगे जाके नेजल कैविटी में बढ़ेगा। फिर इस नेजल कैविटी के बाद देखो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल से हम लोगों ने एयर को अंदर लिया, ठीक है। अब ये एयर कहाँ कहाँ ट्रैवल करेगी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ये हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रल से अंदर गए, एयर का इनटेक हुआ, ठीक है। इसके बाद ये नेजल पैसेज में पहुँचेगी, जो पूरा पाथ है नोज़ का आगे। और उसके बाद एक नोज़ की कैविटी आती है अंदर, जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, वहाँ पर पहुँचेगी। नेजल कैविटी के बाद ये जो एयर होती है ये पहुँचती है सीधे फेरिंग्स में। फेरिंग्स, इसका हम डायग्राम एक डिस्प्ले कर देंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ ये जो सारे ऑर्गन्स होते हैं इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। तो ये पहुँचेगा फेरिंग्स में एयर। फेरिंग्स के बाद ये जो एयर होगी वो लैरिंग्स में पहुँचेगी। लैरिंग्स के बाद ये आगे ट्रैवल करेगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है फ्रेंड्स, विंड पाइप, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया, जनरली साइंटिफिक टर्म ट्रैकिया ही है, जिसे बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ये जो एयर है फिर ट्रैकिया के बाद जाएगी आगे ब्रोंकाई में। तो इधर मैं थोड़ा सा इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, अभी मैं बताता हूँ मैंने इसको थोड़ा सेपरेट क्यों किया। ये ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ये आगे जाएगा ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो आगे एयर है ट्रैवल करेगी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के बाद फाइनली ये पहुंचेगी ब्लड कैपिलरीज के पास। ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पर इसका एक्सचेंज होगा गैसेस के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और ऑक्सीजन को दे देगा। तो फाइनली ब्लड कैपिलरीज में। तो इधर हम लोगों ने पूरा पैसेज देखा, नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुआ, ब्लड कैपिलरीज तक गए। अब देखो ये एयर का ट्रैवल हो रहा है कि एयर इस तरीके से जा रही है, ठीक है। एयर का फ्लो है पूरा। तो इधर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, एयर ट्रैवल कर रही है इस तरीके से, ठीक है। कौन ट्रैवल कर रहा है? एयर, एयर, ठीक है ना। ये एयर ट्रैवल कर रही है इस तरीके से नीचे को, जनरली ऑक्सीजन जा रही है, ठीक है, यूँ समझ लो। अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक एक का फंक्शन भी देखते हैं। एक एक का फंक्शन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं नेजल पैसेज की। देखो मैंने इसको अलग इसलिए लिखा क्योंकि ये जो पार्ट आ जाता है ये आ जाता है लंग्स का, ये हिस्सा आ जाता है लंग्स का, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग लिखा, जिससे आपको याद रहे, आइडिया भी रहे कि हाँ ये जो पार्ट होते हैं ये लंग्स के अंदर होते हैं, बाकी हिस्सा लंग्स में नहीं होता। बाकी ये पार्ट्स लंग्स के नहीं होते, बस लंग्स में आगे पहुँचने वाले होते हैं, बनने वाले होते हैं। मतलब ये जो बाकी पार्ट्स होते हैं एयर को लंग्स में पहुंचाने वाले होते हैं। जो रेड कलर से है ये लंग के पार्ट हैं जितने भी है। डायग्राम में आपको डिस्प्ले कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये पार्ट्स कहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स जैसे अभी आप लोगों ने डायग्राम में देखा,
पूरा डायग्राम देख लिया होगा जिसके अंदर आपको ये सारे ऑर्गन्स समझ में आ रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। हो सकता है आपको कोई कोई पार्ट ना पता चला हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ा डीपली बता दिया कि ये यहाँ ट्रैवल करती है इस तरीके से। उसके अंदर आपको एक नेम और दिखा होगा, वो था डायफ्राम का। मैं अभी थोड़ी देर में आपको डायफ्राम के बारे में बताऊंगा डायफ्राम क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इनका काम क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहले बात करते हैं नेज़ल कैविटी की। जो नेज़ल कैविटी होती है, नेज़ल कैविटी जैसे नेज़ल कैविटी के अंदर क्या होता है, हेयर्स होते हैं, तो इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर का काम क्या होता है, जैसे ही कोई एयर, जैसे ही हम लोग एयर ट्रैवल करी नॉस्ट्रिल से नेज़ल पैसेज से नेज़ल पैसेज में नेज़ल कैविटी में, तो यहाँ जो नेज़ल कैविटी है इसके अंदर हेयर प्रेजेंट होता है। जैसे ही एयर आती है उस एयर के अंदर देखो डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। अगर वो इम्प्योरिटीज़ हमारे लंग्स तक पहुँच जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो इसलिए वो हमारे नेज़ल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक हेयर और एक म्यूकस। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट होती हैं हेयर एंड म्यूकस। अब ये जो हेयर और म्यूकस होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर आया है तो उस डस्ट पार्टिकल को या जो उस इम्प्योरिटी को ये वहीं पर ट्रैप कर लेगा और आगे इसको बढ़ने नहीं देगा, वहीं पर ट्रैप कर लेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, तो मतलब आगे फेरिंग्स के अंदर कैसी एयर जाएगी, क्लीन एयर जाएगी, तो ये इधर इसको ट्रैप कर लेता है। तो इधर आपको समझ में आ गया होगा नेज़ल कैविटी का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स एक ऐसा पॉइंट होता है जो ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी, जो नेज़ल कैविटी है और जो ओरल कैविटी है उसका एक कॉमन पॉइंट होता है। अब इसको आपको समझने के लिए उस डायग्राम को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ दोबारा देखिए। देखो आपको दो ओपनिंग्स दिख रही होंगी, एक कुछ इस तरीके से ओपनिंग आपको दिख रही होगी, सबसे पहली ओपनिंग ऐसे, और दूसरी ओपनिंग कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। तो इधर वाली जो ओपनिंग है ये नेज़ल कैविटी की ओपनिंग है, दूसरी वाली जो है वो ओरल, मतलब इधर माउथ है हमारा, इधर नोज़ है, तो इधर से एक पॉइंट इधर है, तो इधर दिया होगा आपको फेरिंग्स। तो इधर से नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों के लिए कॉमन पॉइंट होता है, इस कॉमन पॉइंट को ही कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके कुछ आपको समझ में आ जाएगा। उस डायग्राम में आपको थोड़ा सा अच्छी तरह देखना पड़ेगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद फेरिंग्स आपको समझ में आ गया, फेरिंग्स क्या है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग लैरिंग्स की। लैरिंग्स भी देखो फेरिंग्स का ही आगे कंटिन्यूएशन है, आगे ये बढ़ता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रेकिया क्या होता है। ट्रेकिया, पहली बात तो जो फ्रेंड्स, जो ट्रेकिया होता है ना, ये कोलैप्स नहीं करता, मतलब ये ऐसा और पार्ट नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपस में चिपक जाए, कोलैप्स कर जाए। ये कोलैप्स नहीं करता। कोलैप्स इसलिए नहीं करता क्योंकि जो ट्रेकिया होता है ये कार्टिलेजिस रिंग का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ होता है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस। तो ये कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ होता है। अगर देखो कोई रिंग यानी कार्टिलेजिनस रिंग का बना हुआ होगा तो आपस में कोलैप्स कैसे करेगा। जैसे मान लो ये मेरी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो कार्टिलेजिनस रिंग है और इस तरीके से इसने कोई ट्रेकिया बना दिया है। अब ये आपस में कोलैप्स नहीं कर सकता क्योंकि जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं कर पाता। ठीक है, आप अपने थ्रोट पे अगर फिंगर लगाएंगे, टच करके देखेंगे तो आपको थोड़ा फील भी होगा कि हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रांग पार्ट होता है। ठीक है, तो ये कार्टिलेजिनस रिंग हो गया। इसके बाद यही ट्रेकिया आगे जाके दो पार्ट में ब्रेक हो रहा होगा। आप लोग देख रहे होंगे उस डायग्राम के अंदर यही ट्रेकिया, जहाँ पे ट्रेकिया लिखा है उसके बाद ही यही दो पार्ट में ऐसे ब्रेक हो रहा है। एक पार्ट इस तरीके से जा रहा है, दूसरा पार्ट इस तरीके से जा रहा है, जो आगे फिर एक लंग में जाएगा, राइट लंग में, और दूसरा लेफ्ट लंग में। तो यही बाइफरकेट होता है। बाइफरकेट मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाना ही बाइफरकेशन कहलाता है। ठीक है, ये बाइफरकेट हो जाता है और बना देता है ब्रोंकाई, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई जो लंग्स में पहुंचती है। अब यही ब्रोंकाई फिर आगे और ज़्यादा डिवाइड होता है, फर्दर डिवीज़न करता है। फर्दर डिवीज़न करने से क्या होगा, फिर ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बना देता है। अब ये जो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं फिर ये फाइनली जाके छोटे छोटे एल्व्यूलाइज, मतलब एक कह सकते हैं बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स बनाता है, छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके के कुछ, इनको कहते हैं एल्व्यूलाई। ठीक है, अब इसी एल्व्यूलाई के साथ यही एल्व्यूलाई जो है वो फाइनल पॉइंट है, फाइनल एंड है जहाँ पर एयर पहुँचती है। इसके बाद एयर टर्मिनेट हो जाती है, मतलब यही नॉस्ट्रल से लेके एल्व्यूलाई तक हम लोगों को एयर को पहुँचाना है।
फाइनली एयर यहाँ तक ट्रैवल करेगी। इसके बाद एयर का होता है एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक होता है, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी में पहुँचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है। ठीक है, मैं इधर आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। तो एल्वियोलाई में पहुँच जाएगा, एल्वियोलाई में ही होता है, और इधर हम लोग लिख देते हैं एल्वियोलाई में होता है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। देखो मैं थोड़ा सा इसका छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास एल्वियोलाई है, मैं एक एल्वियोलाई बना के दिखा रहा हूँ। ये एल्वियोलाई क्या है, ब्रोंक्यूल से फाइनली एल्वियोलाई बनता है। अब इस एल्वियोलाई में क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँची एयर के अंदर, ये ऑक्सीजन को दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। सिंपल यही काम होता है इधर। अब लेकिन ये करेगा कौन, बॉडी तक तो ठीक है, ये ऑक्सीजन बाहर जाएगी, CO2 अंदर जाएगी इसके अंदर, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाएगा कौन, इसको पहुँचाने का काम करता है ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज होती हैं। तो ये कैपिलरीज ही करती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई को दे देती है। तो इधर मैंने इसलिए लिखा ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब आपको ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा कि फाइनली हो क्या रहा है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो मैंने बोला था कि एक नाम और था, वो है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या होता है, तो इस डायफ्राम के अंदर में हम लोग समझ लेते हैं डायफ्राम। देखो फ्रेंड, ये जो डायफ्राम होता है ये एक मसल होती है जो रेस्पिरेशन करने में मदद करती है। ठीक है, अभी आपको मैकेनिज्म में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि किस तरीके से मदद करेगी। तो डायफ्राम क्या है, एक मसल होती है जो रेस्पिरेशन करने में मदद करती है। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है, ये जो डायफ्राम होता है ये दो सिस्टम में डिवाइड कर देता है बॉडी को, एक थोरेसिक सिस्टम और एक एब्डोमेन सिस्टम। देखो थोड़ा डीप की बात हो गई, लेकिन आपको ये थोड़ा नॉलेज होगी तो अच्छा भी रहेगा और आपको लगेगा भी कि हाँ हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है, सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है। एक बना देता है थोरेसिक कैविटी और एक बनाता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर देता है इसको। थोरेसिक कैविटी कौन सी, जिधर लंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब डायफ्राम के, ये डायफ्राम देखो लंग्स इधर हैं दोनों तरफ, और ये जो डायफ्राम होता है इसके डायफ्राम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है थोरेसिक कैविटी, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, उस डायग्राम में आपको इजीली दिख रहा होगा कि डायफ्राम के ऊपर लंग्स होती है तो वो हो गया थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे आपको स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो होता है एब्डोमिनल कैविटी। तो इसका ये मेन फंक्शन हो गया। दूसरा ये एक रेस्पिरेटरी मसल होता है जो कि रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है इनहेलेशन ऑफ एयर से, मतलब एयर का इनहेलेशन होगा, वहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ इनहेलेशन। इसको हम लोग इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन होता है एयर का। इस इनहेलेशन में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए, जैसे कि इनहेलेशन कैसे होता है, ये सब मैकेनिज्म के अंदर ही आता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा आपको। इनहेलेशन में क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी होती है, मैंने अभी आपको बताया थोरेसिक कैविटी जहाँ लंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो जो थोरेसिक कैविटी होती है वो एक्सपेंड कर जाती है जब इनहेलेशन, मतलब एयर अंदर जाती है। ठीक है, एयर का इनटेक होता है तो थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर जाएगी। जो हमारी रिब्स हैं, जो बोन्स होती है ना इधर हमारे पास, जो थोरेसिक केज बनाती है पूरा का पूरा, वो जो रिब्स होती है वो ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देंगी। और जो डायफ्राम होता है, ये जो मैंने आपको बताई जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा डोम शेप्ड है, कर्व है ऊपर की तरफ, लेकिन ये पूरा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो एयर है वो अंदर की ओर पहुंच जाएगी, मतलब अंदर की ओर एंटर कर जाएगी। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी थी, सबसे पहले इसके अंदर थोरेसिक कैविटी एनलार्ज हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो इधर आप लोग लिख सकते हैं थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी इधर एक्सपेंड कर गई। ठीक है, दूसरी चीज़ रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। थर्ड चीज़ जो इसके अंदर है, डायफ्राम
बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद क्योंकि इन सब से वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, तो इधर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम इंक्रीजेस। देखो ये इंक्रीजेस के लिए मैंने लिखा शॉर्ट में वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीजेस से क्या होता है, एयर एंटर, एयर एंटर्स द लंग, तो एयर लंग में एंटर कर जाएगी। ये होता है इनहेलेशन में। अब ऐसी बात कर लेते हैं एक्सहेलेशन में क्या होता है, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है, और इसके बीच का जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसको भी थोड़ी देर में समझेंगे। तो एक्सहेलेशन, अब देखो एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन हुआ था, तो अब देखो वॉल्यूम हम लोगों को डिक्रीज करना है, तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। सेकंड, जो रिब्स हैं वो नीचे की ओर मूव करने स्टार्ट करेंगी, तो रिब्स मूव डाउनवर्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आ गई, डायफ्राम फिर से डोम शेप्ड हो जाएगा। डायफ्राम बिकम्स डोम शेप्ड। और जो फाइनली फिर इन सब से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम किसका, लंग्स का, वॉल्यूम डिक्रीजेस। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा, जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। एयर एग्जिट्स फ्रॉम लंग, तो लंग्स से एयर एग्जिट कर जाएगी। तो ये था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन हो गया, एक्सहेलेशन इस तरीके से होता है, लेकिन जब बीच का मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोगों को अब समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस मैकेनिज्म को। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं उस पूरे मैकेनिज्म की जो हम लोग को इधर अब देखना है, जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में होता है, इसके बीच में होता है। तो हम लोगों ने देखो इनहेलेशन कर लिया, तो अब मैं इधर सिर्फ नेम लिख दूंगा इनहेलेशन, क्योंकि आपको अब इनहेलेशन के बारे में पता है। तो इनहेलेशन हो गया, ठीक है। इनहेलेशन होने के बाद क्या होता है, एयर कहाँ पहुँचती है, लंग्स में। लंग्स का फाइनल पॉइंट उसको क्या कहते हैं हम लोग, लंग्स के उस फाइनल पॉइंट को हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो वो एयर कहाँ पहुँचेगी, एल्वियोलाई में। इनहेलेशन हुआ, एयर देखो इधर एयर मैं बता रहा हूँ, एयर ट्रेवल करेगी कहाँ पर, एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में एयर पहुँच गई। एल्वियोलाई में एयर को पहुँचने के बाद इधर मैं आपको एयर लिख देता हूँ, ठीक है। इनहेलेशन हुआ, एयर पहुँची एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जब एयर पहुँच जाती है तो ये जो एल्वियोलाई होता है वो किससे सराउंडेड होता है, इधर होती है ब्लड कैपिलरीज। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर में, इधर होती है ब्लड कैपिलरीज। तो इधर हमारे पास मान लेते हैं ब्लड कैपिलरी है। इस ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, इसका एक्सचेंज हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन को तो ये इस ब्लड कैपिलरी में दे देगी, ठीक है। अब दे दिया ब्लड कैपिलरी के अंदर। अब इस ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो आगे ऑक्सीजन को लेके जाएगी। देखो ये ब्लड है, मतलब ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। अब ये जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ लेकर जाएगा ऑक्सीजन को, बॉडी के ऑर्गन्स तक, बॉडी के पार्ट्स तक, जो दूसरे पार्ट्स हैं बॉडी के टिश्यूज़ तक लेके जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ। अब ये जो ऑक्सीजन कहाँ ट्रैवल करेगी, ये ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी बॉडी टिश्यूज़ तक, बॉडी टिश्यू। अब ये बॉडी टिश्यूज़ तक गई। बॉडी टिश्यूज़ तक जाने के बाद इस ऑक्सीजन का क्या कर लेगा, ये बॉडी टिश्यू यूज़ कर लेगा, क्योंकि देखो फूड हम लोगों ने लिया है वो डाइजेस्टेड फूड की मदद से। ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन इस बॉडी टिश्यू के अंदर के मैं फंक्शन को मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है, इधर फंक्शन को बता रहा हूँ। तो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड के साथ मिलेगा क्या, ये ऑक्सीजन जो अभी आया है, ये बॉडी सेल्स के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड के साथ अंदर ये ऑक्सीजन मिलेगा, और इसके मिलने से एक रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं। अब इस प्रोडक्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अब ये अगर वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड,
तो इसको भाई बाहर निकालना है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये बॉडी टिश्यूज से, कहाँ से, बॉडी की सेल्स से कहाँ पहुँचेगा, ब्लड कैपिलरीज में दोबारा से, ठीक है। तो ये पहुँच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला जाएगा। मतलब इधर एल्वियोलाई ने क्या किया था, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन किया। डिफ्यूजन मतलब ऑक्सीजन को इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया था, किसमें, ब्लड कैपिलरी में। फिर ये ब्लड कैपिलरी बॉडी टिश्यूज तक गई, इधर इसका रेस्पिरेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बना। ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में डिफ्यूज हो गया दोबारा से, सेल के अंदर था, अब ये ब्लड में आ गया। ब्लड में डिफ्यूज करने के बाद ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहाँ तक लेकर जाएगा, फिर इसको, ये ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को, देखो इधर अभी तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, अब इधर CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड है इसको लेकर जाएगा दोबारा से एल्वियोलाई के पास, ठीक है। एल्वियोलाई इधर है हमारे पास, एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है, अब इधर इसका डिफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ ब्लड कैपिलरीज दोबारा पहुंची, वही ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, ये ब्लड कैपिलरीज इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस एल्वियोलाई में पहुंचाएंगी कि इसको इधर रखो अपने पास, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालो, नहीं तो ये बॉडी के अंदर बैलेंस खराब कर देगा, इसका बॉडी का बैलेंस बिगाड़ देगा, तो इसको बॉडी से बाहर निकालना है। अब ये इसे बॉडी से बाहर निकालेंगी, एल्वियोलाई में गया। अब एल्वियोलाई में एयर कैसे ट्रैवल करी थी, इनहेलेशन के थ्रू अंदर आई थी। अब ये एग्जिट करेगी, एग्जिट करेगी क्या, CO2 बाहर जाएगा कैसे, एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो अब हम इधर लिख देंगे एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा होगा किस तरीके से पूरी साइकिल हो रही है। इनहेलेशन हुआ एयर का, ब्लड कैपिलरीज पहले एल्वियोलाई में पहुंची, ऑक्सीजन ने ब्लड कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर दिया, फिर ये ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज तक पहुंची, बॉडी टिश्यूज ने डाइजेस्टेड फूड के साथ इस ऑक्सीजन को कंबाइन किया, रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस किया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बनाया, वाटर और एनर्जी भी बनाई, वाटर और एनर्जी यूज़ हो जाती है और बाकी जो वेस्ट होती है वो निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट था, इसने फिर ये दोबारा ब्लड में दे दिया, क्योंकि इसको बॉडी से बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर से ब्लड के थ्रू ही निकाला जा सकता है। ब्लड में दे दिया, ब्लड में जाने के बाद इसने फिर एल्वियोलाई में डिफ्यूज कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालो, और कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास मैकेनिज्म। अब हम लोगों को इसके अंदर नई चीज़ समझनी है, वो है रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग की। रेट ऑफ ब्रीदिंग में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए रेट ऑफ ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, देखो रेट से मतलब है एक स्पीड, मतलब ब्रीदिंग की क्या स्पीड है, तो मतलब स्पीड मतलब ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल किस स्पीड से होता है, उसी को कहते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये एक ऐसा ही प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है, देखो ब्रीदिंग जो होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, हम अपने विल की मदद से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, किसको, ब्रीदिंग को। ये ब्रीदिंग तो होती ही होती है, लेकिन इसका जो रेट है वो कंट्रोल किया जा सकता है, वो है हमारा ब्रेन, उसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, ठीक है। इसके रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसके रेट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जनरली जो एक एडल्ट ह्यूमन, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, उस नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है, मैं इस ब्रीदिंग रेट के बारे में बता देता हूँ। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो होती है 15 to 18 टाइम्स, ठीक है। 15 से 18 बार होती है टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर कम से कम 15 से 18 बार कोई एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का इंटेक को, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने जैसे बोला, हम इसके ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके रेट को कंट्रोल में क्या होता है, जो ह्यूमन होता है अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे एक्सरसाइज करता है या कहीं तेज़ दौड़ता है, तो इसका जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इसका जो रेट है, रेट क्या है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इधर लिख देते हैं इंक्रीजेज। फिजिकल एक्टिविटीज़ में इसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ब्लड तक कैरी, देखो हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू बॉडी टिश्यूज़ तक गया, इधर हम लोगों ने समझा। लेकिन एक चीज़ होती है ब्लड के अंदर, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन ही एक्चुअल में ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। तो इधर लिख लेते हैं
हीमोग्लोबिन जो कि किधर प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर, यही हीमोग्लोबिन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन को कैरी कर कर ले जाता है। ठीक है, तो इधर मैंने इधर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी, हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन को। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और, ये जो हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मली 12 से, मैं इधर बता रहा हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन मिल सकता है, तो 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर जो ब्लड होता है, एक डेसीलीटर ब्लड के अंदर 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एक डेसीलीटर ब्लड के अंदर 12 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर इसी ही, अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों होगी, अगर ये हीमोग्लोबिन में कोई कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब अगर ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम हो जाए, 12 से 18 ना हो कि ये 8, 7 या 6 रह जाए, तो हीमोग्लोबिन की ब्लड के अंदर कमी हो गई। हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करके ले जाएगा टिश्यूज़ तक, भाई वो तो हीमोग्लोबिन ही जो कैरी करके ले जाता है, लेकिन ये कम हो गए नंबर में, तो हमारी बॉडी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो सेल तक है, और सेल जो है उन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, और जो कि फिर इस प्रोसेस को कर नहीं पाएंगे, जिससे एनर्जी बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इधर लिख देते हैं, अगर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होगी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो गई, तो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में जैसे कि टायर्डनेस आ सकती है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी जो मैंने आपको इधर बता दी। अब हमारे पास एक फाइनली एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको कैसे समझे कि हाँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है कि जो हमारे माउथ से जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, रिमूव करते हैं, वो ज़्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, अब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे माउथ से जो एयर निकलती है उसमें, या जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है उसके अंदर। तो उसको ही हम लोग को जज करना है, उसको ही टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा, और इस टॉपिक के अंदर हमें वही पढ़ना है। हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब ए है हमारे पास और एक टेस्ट ट्यूब बी है। देखो इससे आपको एक आइडिया और लगे कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो कहीं वेस्ट नहीं होता। हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, वही कॉन्सेप्ट आज थोड़ा सा यूज़ होने वाला है। देखो इधर हम लोगों ने लिया लाइम वाटर, मान लेते हैं लाइम वाटर है। ठीक है, इधर भी हम लोगों ने लिया लाइम वाटर, दोनों तरफ हम लोगों ने लाइम वाटर ले लिया। मैं इधर लिख देता हूँ लाइम वाटर। ठीक है, ये भी लाइम वाटर ही है। ठीक है, अब हम लोग को इधर क्या करना है, मुझे एक जो एयर है वो ब्लो करनी है, मतलब मैंने अपने मुंह से, जो माउथ है उससे मुझे इसके अंदर एयर ब्लो करनी है, एयर ब्लो कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं माउथ से कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, माउथ से। ठीक है, एयर ब्लो, अब मैं एयर मैं माउथ से ब्लो कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे माउथ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, क्योंकि वो रिलीज होती है ना, एक्सलेशन होता है उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगी। ठीक है, इसके अंदर पहुंचेगी धीरे धीरे। अब मुझे इसके अंदर भी एयर डालनी है, लेकिन ये जो एयर होगी वो मैं डालूंगा एक सिरिंज की मदद से, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेजेंट है मैं उसको ब्लो करूँगा। तो सिरिंज की मदद से, माउथ से कर रहा हूँ, इधर सिरिंज से कर रहा हूँ। सिरिंज से कौन सी एयर जाएगी, एटमॉस्फेरिक एयर, माउथ से मेरी अंदर जो बॉडी के अंदर एयर प्रेजेंट थी उसको मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, इधर से सिरिंज से मैं एटमॉस्फेरिक एयर को डाल रहा हूँ, तो इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिजॉल्व होगी, इधर भी एयर अंदर गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पहले में क्या हम लोगों को चेंज देखने को मिलेगा, ये जो है लाइम वाटर है ये क्या हो जाएगा, टर्न्स मिल्की। तो हम लोगों ने इधर क्या देखा कि ये जो क्या है लाइम वाटर, ये मिल्की हो जाएगा। किस तरीके का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और इसी तरीके से इधर भी मिल्की हो जाएगा,
मिल्की अपीयरेंस मिल जाएगा। अब इस मिल्की अपीयरेंस से क्या होता है, इधर हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा कि ये केमिस्ट्री का वही कॉन्सेप्ट आ गया, जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। तो इधर भी मिल्की हो गया, इधर भी मिल्की हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एयर माउथ से ब्लो करी थी उधर ज़्यादा मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलेगा और ये स्लाइटली मिल्की होगा। तो ये इधर लिख देता हूँ मैं, ये स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत ही मिल्की होगा, ज़्यादा मिल्की नहीं हो रहा, तो ये स्लाइटली मिल्की होता है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि जो माउथ के अंदर एयर होती है, जो हम लोग एयर बाहर निकालते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो इधर आपको अब समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट एयर है। ठीक है, एयर जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो यही था कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर, काफ़ी लंबा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।